हेलो बच्चों, तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 14 है। तो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे अपनी बुक का पेज नंबर 6.153, क्वेश्चन नंबर 66। आओ बेटा ध्यान से क्वेश्चन 66 पे हमारे पास शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल 2,50,000 से 3 लाख हो गया। तो शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी में जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। फिर हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है, उसका नीचे नोट नंबर 1 है। तो नोट नंबर 1 में हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है और सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए यूज नहीं होता। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर्स पे आता है। हमने एक चैप्टर पढ़ा था इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो जब भी शेयर्स इशू होंगे तो वो प्रीमियम पे हो सकते हैं इशू, या पार पे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये इक्विटी शेयर को इशू करके आ रहा है। देखो हमारा शेयर कैपिटल ऊपर कितना है, हमारा शेयर कैपिटल 2,50,000 से 3 लाख हो गया। तो इसका मतलब हमने 50,000 शेयर इशू करे। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा 0 से 10,000 हुआ है, ये 50,000 पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया है 10,000। तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। तो आप लिख लो सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे भी अपनी बुक में फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें ऐड होगा ये शेयर कैपिटल के साथ। ठीक है, और ये अकेला ही क्वेश्चन है हमारी बुक में जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है। आओ बेटा, अब है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाता है। उसके बाद ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारे पास दो चीजें दे रखी है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स में दो फिगर है, करंट ईयर फिगर एंड प्रीवियस ईयर फिगर। तो प्रीवियस ईयर फिगर आपको पता है कहाँ जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में माइनस, और करंट ईयर फिगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होती है। उसके बाद इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपके 16,000 से 22,000 हुए। तो ये क्रिएट हो रहे हैं, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर। फिर हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नोट नंबर 4 है, तो वहाँ लैंड है। लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो परचेज है, और मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसे हम सेल मानेंगे। पर अगर नीचे कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो उसका अकाउंट बनेगा। तो नीचे पहले पॉइंट के अंदर ही मशीनरी का पॉइंट दे रखा है, तो हम मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 मशीनरी अकाउंट बनाएंगे अब हम। ओपनिंग हमारे पास मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीज, एंड क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग हमने मशीनरी की वैल्यू रख दी। अब फर्स्ट पॉइंट कह रहा है मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 60,000। बुक वैल्यू मतलब आज की वैल्यू 60,000 को आपने 18,000 में सोल्ड करा है। तो हमें लॉस कितना हुआ, 42,000 का लॉस हो गया। तो हमने 18,000 में सेल कर दिया, तो बाय बैंक अकाउंट 18,000 एंड बाय लॉस अकाउंट 42,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इंटरिम डिविडेंड पेड है। ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। फिर अगला पॉइंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बनाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हमारा बैलेंसिंग फिगर इधर ही आएगा और वो आपका बाय डेप्रीसिएशन आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर करंट ईयर डेप्रीसिएशन। तो इधर का सम हुआ 2 लाख, इधर का सम भी होना चाहिए 2 लाख। तो इधर आपके पास 20,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर में डेप्रीसिएशन आ गया। 20,000 नोट कर लो इसे, 20,000 डेप्रीसिएशन आ गया। अब सेकंड पॉइंट में हमारे पास इंटरिम डिविडेंड पेड है 25,000। आपको पता है इंटरिम डिविडेंड पेड कहाँ जाएगा। फिर अब हमें बनाना है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर ही दे रखा है। ओपनिंग फिगर है 50 और क्लोजिंग फिगर है 45। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग फिगर 50,000 एंड क्लोजिंग फिगर इज 45,000। तो अब आपको क्वेश्चन कह रहा है आपने 40% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेची 20% लॉस पे, तो 40% किसका बेचा होगा? ओपनिंग का। तो 50,000 का 40% कितना होता है? 20,000। 20,000 को 20% के लॉस पे बेचा, तो 20,000 का 20% होता है 4,000। तो हमने 16,000 की सेल करी, तो बाय बैंक 16,000 एंड बाय लॉस 4,000। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर में आपके पास टू बैंक अकाउंट से परचेज आ जाएगी। इधर का सम हो गया हमारा 65, इधर का सम भी 65 होना चाहिए। 15,000 परचेज आ गई हमारी। अब आपको पता है ये सेल है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड हो जाएगा। ये लॉस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। ये सेल करिए आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। और जो लॉस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। और जो ये हमने परचेज करी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर इंटेंजिबल एसेट गुडविल है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल है, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग में जाएगा। अब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसमें आपके पास आएगा सिर्फ ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम यहां नहीं आएगा। और एक हमारे पास इंटरिम डिविडेंड पेड है। इंटरिम डिविडेंड पेड हमारे पास है 25,000। इंटरिम डिविडेंड 25,000 और एक आएगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर ओनली। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस आएगा आपका 175 माइनस 97, तो 22,000 आएगा ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर आपको दे रखा है 62,000। इन तीनों का सम कर देंगे 1,09,000 आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब बनाएंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट लिख दोगे आप और ए लिखोगे अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,09,000। फिर आप हेडिंग डालोगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें आपके पास वर्किंग नोट देखोगे तो सबसे पहले आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो मशीन पे आपको लॉस हुआ 42,000 का, डेप चार्ज हुआ मशीनरी पे 20,000 एंड लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4,000। ठीक है, गुडविल आपकी इंक्रीज हो रही है तो वो परचेज ऑफ गुडविल है वो इसमें नहीं आएगी। एक चीज है बस इसमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो आपका 16,000 से 22,000 हुआ, तो क्रिएशन ऑफ प्रोविजन आएगा यहाँ पे 6,000। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन 6,000 रुपीज वो ऐड होगा। ठीक है, ये बच्चा छोड़ देता है क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर नहीं मिल रहा। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन
उसके बाद ना कुछ हमें गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखी है, कुछ भी नहीं है, तो इसका सम कर देंगे यहाँ पर। तो 1,09,000 में आप ऐड कर दोगे प्लस 42,000 प्लस 20,000 प्लस 6 और 4 10,000, तो 1,81,000 आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें आप ऐड करोगे डिक्रीज करंट एसेट एंड इंक्रीज करंट लायबिलिटी एंड लेस करोगे इंक्रीज करंट एसेट एंड डिक्रीज करंट लायबिलिटी। फिर जो आएगा उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ट्रेड पेबल है 54 से 31 हुए, 54,000 माइनस 31, 23,000 रुपीज आपका लेस हो जाएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 23,000 माइनस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं आएगी, वो फाइनेंसिंग में जाती है। करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल भी आपकी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी माइनस होंगे। 267 माइनस 2,19,000, तो 48,000 रुपीज आपके ट्रेड रिसीवेबल भी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख दिया पर ये सेटिंग के नीचे है ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे 1,81,000 माइनस 48,000 माइनस 23,000, तो 1,10,000 आएगा। तो इसे हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके सामने आप लिख दोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और इसके आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं यहां पर आगे। फिर इसी के नीचे आप लेस करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हो जाएगा 65,000, तो 65,000 माइनस, तो 1,10,000 में 65 माइनस करेंगे तो 45,000 आपका ऑपरेटिंग का आंसर आ रहा है। 45,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग सिंपल है, बी हेडिंग डालो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर वर्किंग नोट पे देखेंगे वहां हमने सेल करी थी, सेल ऑफ मशीन। ठीक है, फिर हमने सेल करी थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर हमने परचेज भी करी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और एक हमने परचेज करी है परचेज ऑफ गुडविल। तो मशीन आपकी सेल हुई 18,000 प्लस हो जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल हुई 16,000 प्लस हो जाएगा, परचेज करी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 15,000 माइनस हो जाएगा, और गुडविल आपने परचेज करी है, गुडविल नहीं है सॉरी, इसमें पेटेंट है। ठीक है, सॉरी पेटेंट नहीं है, गुडविल ही है, 30 से 50 हो गई, तो 20,000 गुडविल आपकी माइनस हो जाएगी। तो इसको हम प्लस माइनस करेंगे 18 प्लस 16 माइनस 15 माइनस 20, तो माइनस का 1,000 आएगा। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,000 माइनस। हाँ लैंड, सॉरी हम लैंड भूल गए, हमने परचेज करी है लैंड। लैंड भी आपने परचेज करी है 50 और 30, 80,000 की परचेज ऑफ लैंड भी है। ठीक है, परचेज ऑफ लैंड, ठीक है 80,000 की ये भी परचेज करी है हमने, तो ये भी माइनस होगी। तो 81,000 आना चाहिए आपका आंसर। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में आ रहा है तो हम यूज्ड इन लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग में हमारे पास हमें याद रखना है जो शेयर कैपिटल आपके
इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे शेयर कैपिटल 250 से 3 लाख हुए, तो 50,000 शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो दोनों मिला कर आएगा। शेयर कैपिटल में आप 60,000 लिखोगे, अगर आप भूल सकते हो तो नीचे ब्रैकेट में लिख देना एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। उसके बाद इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग थी, बैंक ओवरड्राफ्ट आया है 5,000 रुपीज आपका, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसमें है नहीं, एक हमने इंटरिम डिविडेंड पेड किया था 25,000, वो माइनस हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड, तो 40,000 रुपीज आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 45 और 40 हो गया 85 माइनस 81, 4,000 रुपीज आ रहा है आपका नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आप इस 4,000 के आगे लिखोगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, इसमें ऐड कर दोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपको 6,000 दे रखा है, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका 10,000 रुपीज मैच हो जाए, ठीक है। तो नोट कर लो इसे, क्वेश्चन नंबर 66 अच्छा क्वेश्चन था ये। आओ बेटा अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 हमारी बुक का, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बहुत, ध्यान से रीड करो क्वेश्चन को। हमेशा क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के एंड में गिवन होती है, इसमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दे रखी है, तो स्टार्टिंग में रीड करेंगे हम। इंटरिम डिविडेंड पेड 7,000 रुपीज दे रखा है, कहाँ जाता है इंटरिम डिविडेंड पेड? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। फिर प्लांट परचेज करा हमने 20,000 का, मतलब हमने एसेट परचेज करी 20,000 की, अगर नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई तो हम अकाउंट बनाएंगे, वरना हम इससे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में नीचे प्लांट अच्छा कहाँ गिवन होता है बैलेंस शीट में? नॉन करंट एसेट्स, उसमें देखो नॉन करंट एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, पिछले साल 40,000 है, इस साल कितनी होगी 60, कितनी बड़ी? तो वही ऊपर दे रखा है प्लांट परचेज 20,000, अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैच ही हो जाएगा। तो आपको पता है प्लांट परचेज कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट में ऊपर इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 10,000 है, कहाँ जाता है इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है डिबेंचर्स रिडीम ऑन 1 Feb 2024 12,000। अच्छा, डिबेंचर्स की जब भी डेट दे रखी हो तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, क्या निकलता है डेट से? इंटरेस्ट। और डिबेंचर्स हमें कहाँ गिवन होंगे बैलेंस शीट में? नॉन करंट लाइबिलिटी में। तो देखो नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी है नोट नंबर 1, तो अगले पेज में नोट नंबर 1 है, ऊपर 12% डिबेंचर है। कितने हैं डिबेंचर पिछले साल? 24, इस साल कितने हो गए? 12, कितने कम हुए? 12,000। वही पॉइंट नंबर 4 में आपको दे रखा है कि डिबेंचर्स रिडीम हुए 12,000, ना भी बोलते तब भी हमें पता चल जाता, पर उन्होंने वो डेट दी 1 फरवरी, तो 1 फरवरी से आप मंथ के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट निकालो, ठीक है भाई। 24,000 10 मंथ तक रहे, क्योंकि 31 मार्च 23 में 24,000 है, और 1 Feb 24 में आपने उन्हें पैसे दिए, तो 10 महीने तक तो आपने 24,000 यूज करा ना, तो 24,000 पे 12% 10 महीने का निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 2400 आएगा। बाकी 1 Feb से 31 मार्च तक कितने मंथ बचे? 2 मंथ, तो बाकी 12,000 पे 2 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। आई बात समझ में? अभी कैलकुलेट करना आप अपने आप इंटरेस्ट। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में हमें क्या रखा है, इंटरेस्ट पेड करो, अमाउंट नहीं है, वो हमें ढूंढनी है अमाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये पढ़ के पता चला कि हमें कोई अकाउंट बनाने की जरूरत तो नहीं है। अब नीचे हमें शेयर कैपिटल दे रखा है, कहाँ जाता है शेयर कैपिटल? फाइनेंसिंग में। फिर हमें दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर नहीं है नीचे कोई, तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या निकलता है इससे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद है हमारे पास
लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो हम रीड कर चुके हैं नीचे नोट नंबर 1 में। फिर है हमारे पास ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग में। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट नंबर 2 है, वहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अभी पढ़ा हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखो वो इंक्रीज हो रहा है, 1400 से 1600 हो रहा है, तो कितना क्रिएट हुआ? तो 200 रुपए क्रिएशन ऑफ प्रोविजन आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, ये हम पढ़ चुके हैं, ऊपर प्लांट परचेज हो रहा है। इंटेंजिबल एसेट भी देखो कम हो रही है, 10,000 वही ऊपर दे रखा है इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। फिर करंट एसेट में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो, और उसमें आप लिखो 3 चीजें, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, और एक इंटरिम डिविडेंड पेड। बस ये 2 चीजें आएगी आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ट्राई करो अपने आप, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले आप इंटरेस्ट पेड निकाल लोगे। मैंने बताया था ना 1 फेब को रिडीम हो रहा है, तो आप 24,000 का 12% 10 महीने का, फिर 12,000 का 12% 2 महीने का, तो वो 2640 आएगा। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड और फाइनेंसिंग में माइनस होगा। फिर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लोगे, उसमें हमारे पास सिर्फ 2 चीजें, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस 1040 और इंटरिम डिविडेंड पेड। हमें क्वेश्चन में ऊपर 3rd पॉइंट में दे रखा है 7,000, तो 8040 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखेंगे 8040। अब एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में हमारे पास सिर्फ 3 चीजें। एक तो हमने वर्किंग नोट से निकाली, इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिवेंचर 2640। इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, ये भी हमें ऊपर पॉइंट में दे रखा है। और क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 200। इन्हें प्लस करोगे तो 20,880 आएगा, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आप ऐड करोगे डिक्रीज करंट एसेट एंड इंक्रीज करंट लायबिलिटी, और लेस करोगे इंक्रीज करंट एसेट एंड डिक्रीज करंट लायबिलिटी। तो ट्रेड पेबल आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ऐड हो जाएंगे। इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज हो रही है, ऐड हो जाएगी। और ट्रेड रिसीवेबल आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो माइनस हो जाएगा। तो 31,240 आपका प्लस में आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर आप हेडिंग डालोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, प्लांट परचेज, जो पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है। प्लांट परचेज लिखेंगे माइनस का 20,000, वही आ जाएगा आपका 20,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर इसी के नीचे आप फॉर्मेट बनाओगे सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले वर्किंग नोट की चीज रख लेंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिवेंचर 2640, इंटरिम डिविडेंड पेड 7,000, ये भी माइनस। शेयर कैपिटल आपका 140 से 148 हो गया, तो 8,000 रुपीज आपके शेयर कैपिटल से आए। और 12% डिवेंचर के पैसे वापस दिए, रिडीम करा है, तो वो माइनस हो जाएगा 12,000। तो आपका 13,640 माइनस का आएगा, तो इसे लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर आप इन तीनों का टोटल करोगे, 31,240 माइनस 20,000 माइनस 13,640, तो माइनस का 2,400 आएगा, माइनस का। ठीक है, तो आप अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिफरेंस देखोगे, वो भी कम हो रहा है, 18,000 से 15,600 हो गया। ठीक है, तो अब नेट डिक्रीज लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस का 24, ऐड कर दोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18,000, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,600 आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे ध्यान से। आओ बेटा अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो पेज नंबर 6.148, शेयर कैपिटल दे रखा है। देखो सबसे पहले आपको पता है शेयर कैपिटल कहाँ जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 5 लाख से 7 लाख हुआ है, प्लस हो रहा है ना, तो 2 लाख रुपए आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। फिर रिजर्व एंड सरप्लस है, तो ये 2 लाख से 3.5 लाख हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में यूज आएगा। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कम हो रही है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगी, माइनस। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के ब्रैकेट में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर फिगर कहाँ जाती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने में हेल्प होती है। उसके बाद जो
प्रीवियस ईयर फिगर है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में माइनस होती है। अगले पेज में हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और उसका नीचे नोट नंबर 1 है, तो वहां हमारे पास इक्विपमेंट दे रखा है और दोनों फिगर सेम है, 5 लाख 5 लाख, तो ना परचेज है ना सेल है। पर अगर नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई तो मुझे इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखी है। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट में तो प्रपोज डिविडेंड है और प्रपोज डिविडेंड हम प्रीवियस ईयर का लेते हैं। देखो इसमें 2% दे रखी है, अब तो हमें प्रीवियस ईयर परसेंटेज लेनी है। प्रपोज डिविडेंड की प्रीवियस ईयर परसेंटेज 31 मार्च 22 की 10% है, तो वो प्रीवियस ईयर शेयर कैपिटल पे लगेगी। कितना है शेयर कैपिटल ओपनिंग? 5 लाख, तो 5 लाख का 10% कितना होता है? तो अपनी कॉपी में चाहे क्वेश्चन नंबर 62 में फर्स्ट पॉइंट लिख दो, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर 5 लाख का 10% 50,000, और ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने में हेल्प करता है और ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। अब सेकंड पॉइंट में हमारे पास इक्विपमेंट की डिटेल दे रखी है। देखो ओपनिंग इक्विपमेंट कितना है? 5 लाख, क्लोजिंग इक्विपमेंट भी कितना है? 5 लाख। अब ध्यान से रीड करो पॉइंट को, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज। देखो पहला क्वेश्चन मिला है जिसमें परचेज गिवन है, तो इसे 2 में लिख देंगे, टू बैंक परचेजेस 5 लाख रुपीज। अब आगे दे रखा है लॉस हुआ सेल करने पे 12,000, लॉस दे रखा है, बाय में आ जाए क्रेडिट साइड में, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, और डेप्रिसिएशन भी दे रखा है 18,000। तो इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंसिंग फिगर में बाय बैंक सेल निकलेगी, ठीक है। तो इक्विपमेंट अकाउंट बनाओ अपनी कॉपी में, सबसे पहले ट्राई करो फिर मैं बताता हूं, ठीक है। तो आपका इक्विपमेंट का अकाउंट बन गया। अब ऊपर क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट है नोट नंबर 2 में, वहां गुडविल कम हो रही है तो वो गुडविल रिटर्न ऑफ भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 0 से 1 लाख हुई तो ये परचेज है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगी। फिर हमारे पास इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इक्विपमेंट का वर्किंग नोट बनाओगे, ठीक है। तो इक्विपमेंट का अकाउंट बनाओगे आप, ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख है, क्लोजिंग भी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख है। आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है 18,000 एंड आपको लॉस दे रखा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन दे रखा था 18,000 एंड लॉस दे रखा था 12,000। इधर परचेज दे रखी थी 1 लाख, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर में सेल निकला है 70,000, ठीक है। फिर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे जिसमें हमारे पास ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस है 1.5 लाख रुपए। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर हमने निकाला 50,000 रुपए, वो ऐड हो जाएगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर भी हमें दे रखा है इसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी में, तो वो करंट ईयर ऐड हो जाएगा 50,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.5 लाख आ गया। अब हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2.5 लाख। डेप्रिसिएशन आ जाएगा इक्विपमेंट का 18,000, लॉस हुआ इक्विपमेंट में 12,000, गुडविल रिटर्न ऑफ हुई 5,000, और कुछ है नहीं। इन चारों को ऐड करेंगे तो 2,85,000 आएगा, और इसके आगे आप लिख दोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी में आपकी करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगा। इन्वेंट्री करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस। तो इनमें से इसे माइनस करेंगे तो 1,60,000 रुपीज आएगा, और इस 1,60,000 को हम क्या बोलते हैं? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर हम लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर 30,000, तो 1,30,000 रुपीज हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आंसर आ जाएगा। फिर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे, फिर हम वर्किंग नोट देखेंगे, सेल है और परचेज है। तो परचेज आ गई 1 लाख रुपए, सेल आ गया इक्विपमेंट 70,000, और एक इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज हो रही है 1 लाख रुपए, वो भी माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस का 130 आ जाएगा। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे, उसमें आपका शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़ रहा है,
लॉन्ग टर्म बोरिंग आपकी कम हो रही है तो वो माइनस, और ये प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर 50,000 ये माइनस हो जाएगा। तो ये बाहर आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1 लाख रुपीज आ गया। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 130 माइनस 130 प्लस 1 लाख, तो 1 लाख रुपीज आप देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिफरेंस होगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दे रखा है 2 लाख और क्लोजिंग कितना है 3, तो अब इसमें आप ओपनिंग ऐड कर दोगे 2 लाख और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैच। ठीक है, होमवर्क के अंदर आपको करनी है दो इलस्ट्रेशन 45 एंड 47, ये दो इलस्ट्रेशन करनी है आपको, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं, और दो क्वेश्चन करने हैं 60 एंड 61। ठीक है बच्चों, आज हमने इस वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन करे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 67 एंड क्वेश्चन 62। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।